हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस अब तक बीपीएससी ने पूछे हैं, बीपीएससी ने उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। अगर आप लोग न्यू हैं, फ्रेशर हैं, अगर आप लोग पहली बार बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको आइडिया मिलेगा कि आपको पैटर्न का पता चलेगा। और बीपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट भी करती है, तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देख के रखेंगे तो आपका 10% तो सॉल्व हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ से 10% हो जाएगा आपका, बिकॉज बीपीएससी क्या करती है, क्वेश्चंस को रिपीट करती है। अभी आप लोग वीडियो को देखेंगे ध्यान से, मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, वहाँ पे भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप न्यू हैं, आपको अगर न्यू हैं तो जो पुराने हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, वो लोग तो पढ़े हुए होंगे। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको जो भी वीडियो आते रहेंगे मेरे, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो वो कर लेना और वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। तो पहले वीडियो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में पशुपालन और कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आधि ऐतिहासिक काल में आता है। आधि ऐतिहासिक काल वैसा काल है जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, तो वैसे काल को आधि ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो मैंने चैप्टर वाइज भी एमसीक्यूज कराए हुए हैं, वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिए जाके। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता चैप्टर के एमसीक्यूज मैंने कराए हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से सारा क्वेश्चन मिल जाएगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी नगर नियोजन को माना जाता है, यानी पक्की ईंट से बनी इमारत। उनकी पक्की ईंटों से इमारत जो बनी हुई थी, उनका नगर नियोजन, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। लोथल जो है ये हड़प्पा का बंदरगाह था, और ये लोथल कहाँ पड़ता है? ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है हरियाणा के बनावली से। हरियाणा के बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित वी स्मिथ इससे संबंधित नहीं है। वी स्मिथ का हड़प्पा के खोज से संबंध नहीं है। आरसी बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स, इन तीनों का संबंध हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से है, लेकिन वी स्मिथ का नहीं है। नेक्स्ट है, बोगजगोई का महत्व क्यों है? बोगजगोई का महत्व इसलिए है क्योंकि बोगजगोई से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिला है। बोगजगोई से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगजगोई का महत्व है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है, जिसको 10 राज युद्ध भी कहते हैं, ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी अभी का वर्तमान में रावी नदी है। परुष्णी नदी का नाम वर्तमान में रावी नदी है, तो परुष्णी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें पूर्णतः सोम को समर्पित है 9वां मंडल। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? अभी हमने पढ़ा, सोम को समर्पित है।
नेक्स्ट गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र को की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छविनी गणराज्य के जो चेटक थे उसकी बहन थी। और उनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में। उनकी माँ त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन का जो है जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में, 527 ईसा पूर्व में। राजगिरी के समीप है ये पावापुरी नामक स्थान, यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, और उनसे एक पुत्री हुई थी, इनको प्रिय दर्शना नाम था उनकी पुत्री का। उनकी पुत्री का विवाह हुआ था जमाली से, जो महावीर स्वामी के दामाद थे। यही इनके प्रथम शिष्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व जैन ग्रंथ को प्राचीनतम जैन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए थे। और गौतम बुद्ध, उनका नाम गौतम था। तो जब उनको इसकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 6 वर्षों की साधना के बाद, 35 वर्ष की आयु की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाने लगे थे। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो सबसे पहले सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। जो पहला उपदेश जब उन्होंने दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? सारनाथ में। क्वेश्चन मेरा है अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? इसका आंसर भी सारनाथ ही होगा, क्योंकि इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारनाथ। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण क्या है? जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो जब महात्मा बुद्ध ने शरीर त्याग दिया था तो इसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। जैसे कि पहला उपदेश देने को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, वैसे ही जब उनका शरीर त्याग हुआ था उस चीज़ को बौद्ध ग्रंथ में जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में बहुत कुछ समान है, तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो समान नहीं है? तो आत्मदमन जो है ये समान नहीं है। अहिंसा की बात बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में की गई है। वेदों के प्रति उदासीनता इन दोनों धर्मों में दिखाई गई है, और रीति व रिवाजों की अस्वीकृति की गई है। लेकिन आत्मदमन की प्रक्रिया जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इस ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये अभी जो है इसका कोई मतलब सटीक आंसर नहीं है कि किस पीढ़ी का है, लेकिन ऐसा कहा गया है
तथ्य के अनुसार कि ये जो वृक्ष था इसको 2 बार अशोक सम्राट ने, एक बार पुष्यमित्र शुंग ने और एक बार वर्मा और अंत में कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। तो ये 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है ऐसा कहा गया, लेकिन बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसको 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तो इतिहासकारों ने 6ठी पीढ़ी का कहा है, लेकिन बिहार सरकार का जो साइट है उस पर 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मतभेद है, ठीक है, इसका कोई सटीक आंसर नहीं है। वैसे यहाँ पे 6ठी शताब्दी में 6ठी तो है नहीं, षष्ठम है, 7वीं है, 4थी है, तृतीय है, पंचम दिया गया है तो पंचम। तो ये 2008 का क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं गया है, बट फिर भी नॉलेज के लिए जान लीजिए कि 6वीं पीढ़ी का है इतिहासकारों के अनुसार और बिहार सरकार के अनुसार 5वीं पीढ़ी का है, ठीक है। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किया था आजीविकों ने, आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने इसका उपयोग किया है। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल। मखली घोषाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखली घोषाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में कुछ मतभेद होने के कारण इन्होंने आजीवक नाम की अपनी एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के का उत्तराधिकारी था उदयन, इसने किया था पाटलिपुत्र का स्थापना। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पाटलिपुत्र को जिसने पहले बनाया होगा उसी ने राजधानी बनाया होगा। तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया था। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसको अपना राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने बसाया था। देखिए, देख रहे हैं रिपीट क्वेश्चन है, 3 बार अब तक आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो ये वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगिरी गिरिव्रज थी। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का हर्यक वंश नाम था। अजातशत्रु मगध का शासक था और वो क्या अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है। तो ये हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन जिसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था और सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, सैंड्रो कोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? सैंड्रो कोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की है। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। नेक्स्ट है, मेघासनिज की पुस्तक का क्या नाम है? मेघासनिज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका मेघासनिज के पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन है? मेघासनिज। मेघासनिज दूत था किसका? मेघासनिज किसका दूत था? मेघासनिज दूत था सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकेटर का मेघासनिज दूत था। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ। वृद्धरथ की हत्या करके उसकी सेनापति ने उसकी हत्या करके, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। तो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित की गई हैं? तो रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन का उपलब्धियों का ये वर्णन मिला है एक अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? भारी झुकाव था जैन धर्म के प्रति किसका? तो खारवेल का झुकाव था जैन धर्म के प्रति, भारी झुकाव था। कलिंग के चेदी वंश के शासक थे खारवेल, इसका संबंध जो है इसका झुकाव ज़्यादा जैन धर्म के साथ था। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? चेदी वंश से था। चेदी वंश से था। और ये देखिए, कलिंग के जो चेदी राजवंश के संस्थापक
महामेघवाहन था नाम का व्यक्ति था, तो इसलिए इसको महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। चेदी वंश का जो संस्थापक था वो महामेघवाहन था, तो इसको महामेघवाहन वंश भी कहते हैं और चेदी वंश भी कहते हैं। तो इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब दोनों सेम ही है, चेदी वंश और मेघवाहन वंश दोनों नाम सेम है, तो एक से अधिक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग आंसर होता तो एक से अधिक होता, सॉरी। तो महामेघवाहन वंश भी चेदी वंश का ही दूसरा नाम महामेघवाहन वंश है, क्योंकि चेदी वंश की स्थापना महामेघवाहन नाम के व्यक्ति ने की थी। तो इसका जो आयोग ने आंसर माना था वो ए आंसर माना था, महामेघवाहन वंश। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर महामेघवाहन वंश माना है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसने दी है? विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। कौन गुप्त सम्राट था जिसने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? अपृहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी 1515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। सुंग युंग, चीनी यात्री सुंग युंग। एग्जैक्ट कब किया था? तो ये 1518 में ये भारत आया था, चीनी यात्री सुंग युंग 1518 में। तो ये बीच का आंसर दिया हुआ है, 1515 से लेकर 518 में चीनी यात्री सुंग युंग भारत आया था। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये, इसके बीच में आया था। ठीक है, तो ये होगा। अब ऐसा नहीं कि पढ़ा है 518 तो है ही नहीं कहीं पे, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, ऐसा नहीं है। इसके बीच का दिया हुआ है ना, 515 से 520। ऐसे ही मैंने फिजिक्स में ही बताया आपको। देखिए, आयोग आंसर बीच वाले डाटा को भी मानती है, तो इसलिए उपर्युक्त में से कोई भी नहीं देना। ठीक है, ये आयोग का आंसर है ऐसा, तो इसलिए उसके हिसाब से आंसर टिक करना, नहीं तो पता नहीं गलत हो जाए। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगी, जिसमें क्या कश्मीर के इतिहास को लिखा गया है। कलहन की पुस्तक राजतरंगी में। नेक्स्ट है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर जिसे अभी उदनापुर भी कहा जाता है, तो ये जो है प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र था और ये बिहार राज्य में अवस्थित था। और इसकी स्थापना किसने की थी? उदंतपुर की पाल वंश के प्रथम शासक थे गोपाल, उन्होंने की थी उदंतपुर की स्थापना, पाल वंश के शासक गोपाल ने। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। नान्यदेव, और नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी किसको बनाई थी? सिमरावगढ़ को बनाई थी। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहला शासक तो नान्यदेव था, स्थापना की थी नान्यदेव ने, और अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। हरि सिंह कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो अछूतों की अवधारणा जो है ये धर्मशास्त्र के समय में देखी जाती है। यहाँ पे 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के सर से, क्षत्रिय बाजू से, वैश्य जांघ से और शूद्र जो है वो पैर से जन्मे हैं। तो ये धर्मशास्त्र काल का समय था। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो इसके अध्यक्ष थे ये जब चौथा बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के राज्यकाल में, कश्मीर के कुंडन जगह पे हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, वसुमित्र ने।
नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई है। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो ये पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई थी। सप्तपर्णी गुफा था एक, वहाँ पे हुई थी, ठीक है। और इस समय शासक कौन था, अजातशत्रु इस समय शासक था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति के टाइम शासक कौन था, अजातशत्रु था। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को और उसके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, इसको मिलाना है, ठीक है। बुद्ध के घटना और स्थानों को मिलाना है। कौन सी घटना कहाँ पे हुई, तो बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी बोधगया में हुई थी। और प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। उनका निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। तो A का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था और उनका निधन कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ पे बनाया गया है, तो बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है उस स्थान पे जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो गौतम बुद्ध को चौथी बौद्ध संगति जब हो रही थी, ये कनिष्क के टाइम पे, उसी टाइम गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये वैशाली में थी, जो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था, तो मुगल चित्रकला जो है ये जहांगीर के काल में अपने शीर्ष बिंदु पर था। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची हमें कहाँ से मिलती है, तो 16 महाजनपदों की सूची हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था गुप्त काल था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट है नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, कथन और उसका कारण, ये पढ़ के हमें बताना है। तो कथन क्या है, कथन दिया गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, तो ये सही है कथन। कारण क्या है इसका, कि महाविहार को राजकीय पद से मिलना बंद हो गया था। तो ये जो है कथन सही है, कारण भी सही है। ये कारण में जो ये कथन है ये भी सही है। कथन सही है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, और इसका कारण में दिया है कि महाविहार को राजकीय पद से मिलना बंद हो गया था। ये भी सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है ये कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि ए और आर सही है, लेकिन आर जो है ये ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब देखिए कथन में जो कहा गया है, जो बात की नालंदा महाविहार का पतन हो गया था 12वीं शताब्दी के अंत में, ये भी सही है। और कारण में जो बात की गई है कि महाविहार को राजकीय पद से मिलना बंद हो गया, ये भी सही है। लेकिन राजकीय पद से न मिलने की वजह से अंत नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये कारण इसका कारण नहीं है। कारण में जो स्टेटमेंट दिया है वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये कारण इस कथन का कारण नहीं है, मतलब इसका व्याख्या नहीं करता है। तो अगर व्याख्या करता तो ऑप्शन नंबर ए होता है कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, लेकिन यहाँ व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कौन सी थी, तो देखिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज और चंपा, ये चारों ही रह चुकी है।
तो इसका अगर ई ऑप्शन होता तो एक से अधिक होता। और ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर पहली राजधानी पूछता तो गिरिव्रज रह जाती, यहाँ सिर्फ राजधानी पूछ रहा है, तो राजधानी तो ये सब रह चुका है। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? तो मगध, ये नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्यों ने किया। नंद वंश के अंतिम शासक थे कौन थे? घनानंद थे। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद मौर्य वंश आया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ये चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को से कहकर घनानंद की हत्या करवाई थी और नंद वंश को समाप्त करवाया था। चाणक्य के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ये विशाखदत्त का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो विशाखदत्त का रचना है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था ये सिकंदर महान का समकालीन था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना हुआ था? तो चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ियों का बना हुआ था। नेक्स्ट है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। किस अभिलेख से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर था? तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो है ये अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली भाषा प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब इधर से लिखी जाती है उर्दू की तरह? तो प्राचीन भारत की वो कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टकी लिपि जो है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये चारों ही अशोक के धम्म का मूल संदेश था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ में बताया है? तो ये भ्राभु स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासनकाल के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है ये 7 श्रेणियों में विभाजित था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखा है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी लिखा है किसने? तो देखिए ये किसी ने भी नहीं लिखा, ये एक अनाम नाविक ने लिखा था, जिसका किसी नाविक ने लिखा जिसका नाम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वो किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है?
तो ये इंडिका में, मेघासनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ ऑप्शन में उदयन नहीं दिया गया है, देख लीजिए, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन वीमा कदफिसेस ने किया था। ये कुषाण शासक था, कुषाण शासक वीमा कदफिसेस, इसके द्वारा सर्वप्रथम जो है व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली निम्न में से निम्न किस समय में फली फूली? तो कला की जो गांधार शैली थी किसके समय में फली फूली? तो कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। नेक्स्ट है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर अपना राज किया था? तो सुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था। कण्व वंश, सुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था, जिसे उसके अमात्य वसुदेव ने षड्यंत्रों के द्वारा मार दिया था और कण्व वंश की स्थापना की थी, कण्व। नेक्स्ट है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख से। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन जो है ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो किस बंदरगाह का उपयोग जो है उत्तर भारतीय व्यापार के लिए होता था? तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह का प्रयोग जो है ये उत्तर भारत के साथ व्यापार के लिए होता था, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था? तो किस वंश के शासक ने जो है मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया? तो ये गुप्त वंश के शासकों ने जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया है। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्तों की जो है देन ये अत्यधिक थी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये व्याख्या किसने की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट वो प्रथम व्यक्ति थे जिसने ये व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते थे? तो ये सूत्र और सुदरक, इन दोनों को ही जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये क्वेश्चन पढ़ा आपने। नेक्स्ट है, हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो हेनसोंग की भारत यात्रा के समय में सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा था। नेक्स्ट है, कविवान कहाँ का निवासी था? कविवान पाटलिपुत्र का निवासी था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया? इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 671 या 672 ईस्वी में, 671 या 72 में। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बिहार का भ्रमण कब किया था इत्सिंग ने? 671-72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, उनके शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी 399 ईस्वी से लेकर 412। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र लेख में क्या दर्शाया गया कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट,
सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? तो ये सुवर्ण भूमि का शासक था बालपुत्र देव, जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी और उसके रखरखाव के लिए देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। तो ये बालपुत्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। तो ये मुसलमान थे। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? तो चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय में बनाए गए थे। कहाँ है ये? खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर में। नेक्स्ट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो कदम का उल्लेख जो है ये संगम साहित्य में नहीं किया गया। चेर, चोल, पांडे संगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उदयपुर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। नेक्स्ट है, स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन थे? स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास हैं, कवि भास। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखी है। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये है मिलिंद-पन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित्र नामक पुस्तक वानभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित्र ग्रंथ जो है ये वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है, वानभट्ट। नेक्स्ट है, चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार होते थे वो गोपुरम कहलाते थे। सो गाइज, हमने एंशिएंट हिस्ट्री के अब तक के पूछे गए बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।